हेलो गाइस, वेलकम टू टुगेदर विद ग्रो। और आज की वीडियो में हम इवान स्पेगल की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके और आने वाली वीडियोस को भी तुम देख सको और उनके बारे में जान सको। तो चलो शुरू करते हैं। ये सीन कापा सिग्मा के पार्किंग लॉट का है, जहाँ पर सैम शॉपिंग कार्ट में बैठे स्टुअर्ट को धक्का मार रहे हैं और वहीं पर खड़े हुए बाकी बच्चे और लोग उनको चीयर कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, जैसे कि वो किसी ओलंपिक में अपनी टीम को चीयर कर रहे हों। ये सीन एक फैटर्निटी रश का है। फैटर्निटी रश का मतलब मुझे भी नहीं पता, तो जब मैंने इसको गूगल पर सर्च किया तो यहाँ उन्होंने बताया कि एक वो लोगों का ग्रुप और क्या कहते हैं सर्कल जहाँ पर जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट हो। तो ये एक फैटर्निटी रश का ही सीन है जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। और वहीं पर ही क्राउड में बैठे खड़े जो भी मुझे नहीं पता, वहाँ पे इवान स्पैगल भी हैं जो कि अपने रेड कलर के कप में ग्लास में आपको देखा ही होगा, काफ़ी सारे अमेरिकन पार्टीज़ में रेड कलर के ग्लास बहुत फेमस होते हैं पार्टी के लिए, तो उसी में बियर की सिप लेते हुए ये सारा जो है इन्वायरमेंट और जो भी सीन है इंजॉय कर रहे हैं। इवान स्पैगल जो कि टॉल एंड लैंकी, लैंकी मतलब स्किनी, पतले, दुबले पतले, जिनके ब्राउन हेयर हैं स्टाइल्ड अक्रॉस हिज शार्प एंगुलर फेस। इवान स्पैगल हमेशा अपने टैंक टॉप्स और शॉर्ट्स में आपको कैंपस में पार्टीज करते हुए दिखाई देते जाएंगे। और इवान स्पैगल सोफोमोर रश के चेयरमैन भी हैं। सोफोमोर क्या होता है? सोफोमोर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को कहा जाता है। इंडिया में नहीं, अमेरिका में सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को सोफोमोर कहा जाता है। इवान स्पैगल के हाथ में इन सारे न्यू कमर्स की दुनिया की चाबी थी, क्योंकि वो सोफोमोर रश के चेयरमैन थे। उन्हीं के आसपास काफ़ी सारे नर्वस फ्रेशमैन बाकी के एक्टिव ब्रदर्स के साथ हमें की बातें कर रहे हैं कि कहाँ से हो तुम, कौन से फ्रेशमैन डॉम से हो तुम, कौन से हाई स्कूल गेम खेलते थे तुम। अब ये फ्रेशमैन कौन होते हैं? फ्रेशमैन वो होते हैं जो कि फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हो कॉलेज के, उन्हें फ्रेशमैन कहा जाता है। और एक्टिव ब्रदर्स जो कि उसी रश के पास, उसी फैटर्निटी के मेंबर हों, उन्हें ब्रदर्स कहा जाता है। ऐसे ही 100 से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी इस रश में पार्ट लेने के लिए। पार्किंग लॉट से लेकर फर्टिलिटी हाउस तक सारा कचाकच भरा हुआ था। ऐसे ही फ्रेशमैन्स काफ़ी सारे स्पोर्टिंग वैरायटी ऑफ अटायर में आए हुए थे। इन्होंने ईस्ट कोस्टर इन पोलो, साउदर्न कैलिफोर्नियन के टैंक टॉप्स और ऐसे ब्रांड्स के कपड़े पहन कर आए हुए थे। ये अपने आप को ये कूल लुक दिखना चाहते थे और उसी समय कैजुअल भी दिखना चाहते थे। काफ़ी सारे ब्रदर्स ने येलो कलर की टी शर्ट्स पहनी हुई थी रश के लिए, जिसके बॉटम राइट साइड पर दिस इज़ इवान स्पैगल प्रोडक्शन लिखा हुआ था और फैटर्निटी का एक लेटर लिखा हुआ था के और उल्टा टाइप सा ए। और ये लेटर और साइन कापा सिग्मा का है, कापा सिग्मा फैटर्निटी का है। तो कह सकते हैं कि इवान स्पैगल भी उसी फैटर्निटी से थे। तो इवान स्पैगल का जन्म भी 4 जून 1990 को हुआ था। मुझे बड़ी खुशी होती है जब किसी महान नहीं कहते, किसी सक्सेसफुल इंसान का बर्थडे जून में होता है, क्योंकि मेरा बर्थडे भी जून में है। उनका जन्म एक पेयर ऑफ हाईली सक्सेसफुल लॉयर्स के घर में हुआ था, मतलब कि उनकी मदर मरीसा थॉमस भी एक लॉयर थी और उनका फादर जॉन स्पैगल भी एक लॉयर थे। इनकी मदर मरीसा थॉमस जो कि हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी और लॉस एंजलिस के एक फर्म में काम करते थे, पर अब इन्होंने अपने जॉब से रिज़ाइन कर लिया था क्योंकि इवान स्पैगल तब यंग थे और एज ए हाउस वाइफ ऑपरेट करने लग गए थे। इनके फादर जॉन स्पैगल जो कि स्टैनफोर्ड एंड येल लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे और वो पार्टनर थे मंगर एंड टॉल्स एंड ऑल्सन, एक इलीट फर्म में जो कि बैक्शर हाथवे के चार्ली मंगर ने शुरू की थी। अगर आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में है और अगर आपको स्टॉक मार्केट में बारे में पता है तो आप चार्ली मंगर को भी ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नाम है स्टॉक इंडस्ट्री का और इन्वेस्टमेंट का बहुत ही बड़ा नाम है। आप वॉरेन बफेट को भी जानते होंगे क्योंकि वो भी बहुत बड़ा नाम है। इन दोनों को इन्वेस्टिंग का गॉड कहा जाता है क्योंकि इन दोनों ने ही मिलकर बैक्शर हाथवे को फाउंड किया था, की कंपनी को शुरू किया था। इवान स्पैगल के फादर के बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स थे, वार्नर ब्रोस से लेकर सर्जी ब्रिन तक। और अब वार्नर ब्रोस और सर्जी ब्रिन को कौन नहीं जानता? सर्जी ब्रिन जो कि गूगल के वन ऑफ द को फाउंडर रह चुके हैं,
और वार्नर ब्रोस इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री, मतलब कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा प्रोडक्शन या हाउस है जो इतनी सारी मूवीज़ प्रोड्यूस करता है, बनाता है। तो ये लोग उनके फादर के क्लाइंट्स थे। तो समझ सकते हो कि उनके फादर कितने अमीर इंसान थे। इवान स्पाइल की 2 छोटी बहनें भी थी, लॉरेन एंड कैरोलिना, जो कि पैसिफिक पैलेसाइड्स में पली बड़ी थी। पैसिफिक पैलेसाइड्स एक अपर क्लास नेबरहुड था जो कि अपना बॉर्डर सेंटा मोनिका के साथ शेयर करता था। ये वेस्टर्न लॉस एंजलिस में पड़ता था। शादी के 20 साल बाद मलीसा और जॉन, जो कि इवान स्पाइगल के मदर एंड फादर है, उनका तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, और इवान स्पाइगल ने चूज़ किया अपने फादर के साथ रहने के लिए। उन्होंने अपने फादर के साथ $4 मिलियन के हाउस में पैसिफिक पैलेसाइड्स में रहना चूज़ किया। और उसी घर के कुछ ही ब्लॉक्स दूर, मतलब कि कुछ ही दूर, उनके चाइल्डहुड का होम, जहाँ पर अभी भी उनकी मदर रहती थी। इवान स्पाइगल के फादर ने उन्हें अपने नए घर को डेकोरेट करना और उसे डिज़ाइन करने का काम सौंपा। इवान स्पाइगल ने ग्रेग ग्रैंडे के साथ मदद लेकर अपने घर को डेकोरेट किया। ग्रेग ग्रैंडे जो कि फ्रेंड्स टीवी शो के सेट डिज़ाइनर थे। तो सोच लो, फ्रेंड्स टीवी शो के सेट डिज़ाइनर के साथ इवान स्पाइगल ने अपने घर को डेकोरेट और कहते हैं डिज़ाइन किया। तो सोचो कि वो उनके फादर से कितने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स थे। उन्होंने अपने घर को, अपने रूम को किंग साइज बेड के साथ लगाया, एक फ्लोटिंग बुक शेल्फ्स बनाई, 2 डिज़ाइनर डेस्क चेयर, कस्टम क्लोजेट एंड ऐसा कुछ सब कुछ सजू के एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर साथ अपने रूम को अच्छी तरीके से उन्होंने एक नई लुक दी। किंडरगार्टन से लेकर सीनियर हाई स्कूल तक इवान स्पाइगल ने क्रॉस रोड स्कूल को, मतलब कि स्कूल को अटेंड किया, जो कि एक एलीट लेवल का प्राइवेट स्कूल है सेंटा मोनिका में। ये स्कूल अपने प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के लिए बहुत जाना जाता है। अब इवान स्पाइगल के फादर इतने ही रिच थे, इतने अमीर थे, तो वो अपने अपने बच्चे को इतने छोटे मोटे स्कूल में थोड़ी ना भेजेंगे। तो क्रॉस रोड एक बहुत ही बड़ा और काफ़ी ज़्यादा फेमस स्कूल था, जिसकी सालाना, मतलब कि फ़ीस $22,000 थी। अगर इसको इंडियन रुपीज़ में अगर हम करें तो लगभग 16 लाख के करीब आ जाएगा। हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं ना, पर अमेरिकन्स के लिए भी ये ज़्यादा ही पैसे हैं, क्योंकि मैंने ना सर्च किया था कि एक एनुअल, कहते हैं, एस्ट्रोनॉट की नासा में, मतलब कि जो एक नया एस्ट्रोनॉट नासा में है, उसकी सैलरी कितनी होती है। तो उन्होंने बताया था $60,000 to $70,000 पर ईयर। तो अगर उसमें से 22,000 अगर आपके बच्चे की फ़ीस ही निकल जाती है, तो सोच लो कि $22,000 कितने ज़्यादा है, अमाउंट है एक अमेरिकन के लिए ज़्यादा है। इंडियन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है ना, वो छोड़ ही दो, पर अमेरिकन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। और इतनी ही बात ही नहीं है, इस स्कूल की, मतलब कि फ़ीस हर साल बढ़ती रहती है। इस स्कूल में स्टूडेंट्स अपने टीचर को अपने पहले नाम से बुलाते थे, और क्लासरूम्स के जो नाम थे वो बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसे लोगों के नाम पे इन्होंने अपने स्कूल के क्लासरूम के नाम रखे हुए थे। जैसे कि हमारे यहाँ पे स्कूल में सेक्शन ABCD या क्लासरूम 1 2 ऐसा होता है ना, तो इधर स्कूल में ऐसा नहीं था। इसमें क्लासेस के नाम बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े लोगों के नाम रखे हुए थे। ये स्कूल अपना ज़्यादा ध्यान हिस्ट्री एंड मैथ्स एंड ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसे सब्जेक्ट पे देता था। ये अपने करिकुलम में स्टूडेंट्स को मैच्योरिटी, टॉलरेंस, कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ें सिखाते थे। एम्फसाइज ये स्कूल क्रिएटिविटी, पर्सनल कम्युनिकेशन, वेलबींग, मेंटल हेल्थ एंड लिबरल आर्ट्स ऐसी चीज़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे। ये स्कूल आर्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था, एथलेटिक्स से ज़्यादा ये आर्ट्स को ज़्यादा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था। तभी इसी स्कूल के जो भी गेम्स वगैरह होती थी, तो वहाँ पे 1 दर्जन से भी कम लोग आते थे देखने के लिए। ये स्कूल इतना ही बड़ा और फेमस था कि इसके एलुमनाई तुम देख लो, एमिली डेशनल, gwyneth पैट्रो, जो कि MCU में पेपर बॉट्स का रोल करते हैं, आयरन मैन की वाइफ या गर्लफ्रेंड पता नहीं का रोल करते हैं, जेक ब्लैक, केट हुडसन, जोना हिल, माइकल बे, माया रोडल्फ एंड स्पेंसर प्रैट, ये सभी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। इवान स्पाइगल का शुरू से ही टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत, मतलब कि टेक्नोलॉजी के प्रति थोड़ा झुकाव था। उन्होंने अपने 6th ग्रेड में कंप्यूटर बिल्डिंग भी स्टार्ट कर दी थी, और अपने क्रॉस रोड के कंप्यूटर लैब्स में वो फोटोशॉप के साथ एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे, कि फोटोशॉप को सीखते थे, उसमें अलग अलग फोटो एडिटिंग वगैरह सब कुछ करना स्टार्ट करते थे उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र से। इवान स्पाइगल का जर्नलिज्म में भी बहुत इंटरेस्ट था। वो अक्सर अपने स्कूल के न्यूज़पेपर क्रॉसफायर के लिए लिखा करते थे, उसके लिए आर्टिकल्स वगैरह से डिफरेंट चीज़ें लिखा करते थे, भेजा करते थे। और ऐसे ही उनका स्कूल के ग्रेड का एक पार्ट था कि उन्हें अपने क्रॉसफायर के लिए एडवर्टाइजमेंट सेल करनी है। तो वो इस चीज़ को लेकर अपने नेबरहुड में चले गए, लोकल बिजनेसेस को बोला कि इन एड्स को बाय करो उनके लिए। और जब उनका एक सेट गोल
कंप्लीट हो गया तो फिर उन्होंने इसी चीज़ को अपने कोलीग्स फ्रेंड्स और पीयर्स के साथ अब इसी बिजनेस आइडिया को पिच करना किया और उनको सिखाया कि एडल्ट से कैसे पैसे निकलवाते हैं, उनसे कैसे पैसे लेते हैं। चार्मिंग, क्रिज्मेटिक एंड स्मार्ट इवान स्पैगल, ये कुछ ही उनकी पर्सनैलिटी हैं जो कि अपने डैड के घर पे बहुत सारी पार्टीज थ्रू किया करते थे। इवान स्पैगल की आउटसाइड की पर्सनैलिटी लोगों को अच्छी ना लगे कभी कभी, पर वो अंदर से हमेशा एनर्जाइज रहते थे और एंथुजियास्ट रहते थे और एक्सेप्शनली पार्टी थ्रूअर थे। वो उनका ऑर्गेनाइजिंग स्किल नेक्स्ट लेवल का था। उनकी बातचीत की कला, वो लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से कन्विंस कर लेते थे कि आज रात को मेरी पार्टी में आना, ये तुम्हारी लाइफ की बेस्ट पार्टी होगी। वो ऐसे बहुत सारे लोगों को आसानी से कन्विंस कर लेते थे। इवान स्पैगल एनर्जी ड्रिंक रेड बुल से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे कि उन्होंने उस कंपनी में इंटर्नशिप ले ली अपनी हाई स्कूल के दौरान। उनका काम सिर्फ एक ही था कि उनको पार्टीज थ्रो करनी, जो कि स्पॉन्सर्ड बाय रेड बुल्स थी। क्लेरेंस कार्टर, जो कि हेड थी कंपनी की सिक्योरिटी टीम की, उन्होंने इवान स्पैगल को एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दी थी। एक ऐसी एडवाइस जो कि इवान स्पैगल के साथ काफ़ी देर तक रही थी और उन्हें आगे बढ़ने में काफ़ी मदद की थी कि उन लोगों पे बहुत ध्यान देना जो कि पार्टी के बाद तुम्हारी क्लीन करने में हेल्प करते हैं। और इसी चीज़ को याद करते हुए इवान स्पैगल भी कहते हैं, व्हेन एवरीबडी इज टायर्ड एंड द नाइट इज ओवर, हु स्टेज एंड हेल्प्स आउट, बिकॉज दोज आर योर ट्रू फ्रेंड्स, दोज आर द हार्ड वर्कर्स, द पीपल दैट बिलीव दैट वर्किंग हार्ड इज द राइट थिंग टू डू। इवान स्पैगल कहते हैं कि पार्टी के बाद जब जो ही लोग तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम्हारी मदद करते हैं, वही एक ट्रू फ्रेंड होते हैं और वही एक हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं। और ऐसे ही फॉल 2008 में इवान स्पैगल की एंट्री हुई स्टैनफोर्ड में, जो कि द फार्म से जाना जाता था उस वक्त में। लेलैंड एंड जेन स्टैनफोर्ड ने इसे फाउंड किया था ओल्ड प्लेलो ऑल टू फार्म में। स्टैनफोर्ड का आइडियलिक 8000 एकर्स में ये कैंपस फैला हुआ था नॉर्थ कैलिफोर्निया में, साउथ ऑफ सैन फ्रांसिस्को, जो कि सिलिकॉन वैली है। 8000 एकड़, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। इंडिया का सबसे मतलब कि एरिया के वाइज सबसे बड़ा कॉलेज है शायद IIT खड़गपुर, जिसका एरिया 2800 एकड़ है। तो मतलब कि समझ लो कि इस कॉलेज के अंदर 2 से 4 IIT खड़गपुर आराम से आ सकते हैं। नहीं हाँ, 2 से 3 IIT खड़गपुर आराम से आ सकते हैं। तो ये इतना बड़ा कहते हैं कॉलेज था। ये एक कॉलेज नहीं, एक शहर ही समझ लो, मिनी शहर ही समझ लो। 8000 एकर्स में फैला ये कॉलेज। इवान स्पैगल डोनर के टॉप फ्लोर पे रहते थे। डोनर एक 3 स्टोरी फ्रेशमैन का डोम्स था, फर्स्ट ईयर के लोगों के लिए डोम था, उसका नाम इन्होंने डोनर दिया हुआ था। तो उसके टॉप फ्लोर पे इवान स्पैगल रहते थे। इवान स्पैगल बहुत ही जल्द एक बंदे से दोस्ती कर बैठे, जो कि हॉल के राइट अक्रॉस ही रहता था, जिसका नाम था रेगी ब्राउन। इवान स्पैगल उस टाइम सोच भी नहीं सकते थे कि रेगी ब्राउन से मिलना उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ या इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था स्टैनफोर्ड के अंदर। रेगी ब्राउन का जन्म 17 जनवरी 1990 को एल्स ऑफ पाम्स में, कोस्टल टाउन जस्ट आउटसाइड चार्लस्टन, साउथ कैलिफोर्निया में हुआ था। रेगी ब्राउन की एक खासियत थी कि वो लोगों को अपने अराउंड बहुत ही जल्दी कंफर्टेबल कर देते थे और उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किसी इंसान को जानने में था। बहुत ही क्यूरियोसिटी होती थी उनको कि किसी भी इंसान को जानने की। रेगी को उसी दिन से पता था, जिस दिन से उन्होंने स्टैनफोर्ड में एडमिशन ली थी, कि उनको इंग्लिश मेजर में फोकस करना है और राइटिंग में फोकस करना है। रेगी ब्राउन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव इंसान था। रेगी ब्राउन एक बीफी, मतलब कि थोड़ा सा मोटा, गुड लुकिंग किड था विद शैगी ब्लॉन्ड हेयर। रेगी ब्राउन साउदर्न अमेरिका के पार्ट से थे, तो वो नॉर्दर्न वाले से काफ़ी अलग थे और वो अपने प्रोफेसर्स और फ्रेंड्स को काफ़ी ही फॉर्मली और रिस्पेक्टफुली बात करते थे। इवान एंड रेगी काफ़ी सारा वक्त पार्टी करने में ही बिताते थे। पर इस साल का डोनर का जो ग्रुप था वो काफ़ी सोशली था, इसलिए नहीं क्योंकि रेगी और इवान बहुत सारा पार्टी थ्रो करते थे, नहीं, क्योंकि न्यू कमर्स को, फ्रेशमैन्स को पार्टी देना इतना अलाउड नहीं होता। तो इसलिए इस साल का जो डोनर का ग्रुप था, जो स्टूडेंट्स थे, बहुत ज़्यादा सोशल थे। बहुत सी गैदरिंग में वोडका और रेड बुल चलती थी, क्योंकि इवान स्पैगल इन्हें शिप करते थे, क्योंकि अभी भी वो उस कंपनी के लिए काम करते थे। वो उस कंपनी में अब ब्रांड मैनेजर का काम करते थे। बहुत से फ्रेशमैन्स के पास कार नहीं थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ के साथ एडजस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो अभी अपने पेरेंट्स के घर से बाहर निकले हैं। क्योंकि अमेरिका में 18 साल के बाद लोग अपने पेरेंट्स के घर छोड़ देते हैं, वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट वे में जीते हैं, खुद कमाते हैं, खुद रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे फ्रेशमैन्स के पास कार नहीं थी। पर इवान स्पैगल अपनी
पर इवान स्पैगल अपने कैडिलैक एस्केलेड में आते थे। तो देख सकते हो कि उनके फादर कितने अमीर थे, तो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं उनके पैसों का। तो ऐसे ही वो पार्टीज़ के थ्रू, अपनी और रैगी की पार्टीज़ के थ्रू बहुत सारे लोगों के साथ मिले, और ऐसे ही उन्होंने एक प्री मेडिकल स्टूडेंट जिसका नाम लिली था उन्हें डेट करना स्टार्ट किया।